आई आंसर। डायगोनलाइजेबल के लिए एक तो ये यूज करेंगे कि उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं होगा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जो उसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इसका मेन यूज यहाँ पे ये, क्योंकि जॉर्डन कोनैनिकल की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनेगा वो डायगोनल नहीं बनना चाहिए बस। और मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर जितने फैक्टर होंगे वो सब अरे लीनियर फैक्टर आने चाहिए। 1 3 4 सबका यही आ रहा है। हम्म। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वन ऑफ दी जॉर्डन ब्लॉक, ये होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा बट ए इज नॉन जीरो। थर्ड कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी, एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा कि ए भी नॉन जीरो होगा बट ए स्क्वायर भी जीरो होगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो x⁴ माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। पहले तो अपने पास गिवन क्या दिया है, पहले कह रहा है कि जो रैंक है मैट्रिक्स का वो 2 है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
बट याद रखना ये 0 नहीं होगा। थर्ड गिवन है अपने पास कि ए इज नॉन डायगोनलाइजेबल या नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितने ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। अगर एक इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल दिया है, इसका मतलब क्या है, उसका यूज करके मैं मिनिमल पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। तो मान लेता हूँ ये इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल, इसका यूज करके बनाएंगे तो इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल बनेगा x³ इज इक्वल टू x²। तो ये आ जाएगा x³ माइनस x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा था, इसका यूज करके हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बनेंगे, या तो मैं x ले सकता हूँ, x² ले सकता हूँ, या फिर मैं सिंगल x माइनस 1 ले सकता हूँ, या मैं x को x माइनस 1 के साथ ले सकता हूँ, या तो x² इंटू x माइनस 1 ले सकता हूँ। तो ये अपने पास टोटल 5 पॉसिबिलिटी है मिनिमल पॉलिनोमियल की। अब इसमें देखो ध्यान देना है क्या क्या, इसमें से क्या क्या नहीं ले सकता हूँ मैं ये नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो सॉरी डायगोनलाइजेबल नहीं है, सॉरी डायगोनलाइजेबल नहीं है बोला है ना। मिनिमल हर एक फैक्टर आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था ना, जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हो तब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है कि एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, ये मैट्रिक्स क्या अपने को पता नहीं है। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है ना, जब मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तब हम लोग बोलते हैं कि मिनिमल के अंदर सारे फैक्टर आने चाहिए। यहाँ पे अपने को मैट्रिक्स क्या है पता नहीं, तो इसमें से कुछ भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। ये कल ही मैंने इसको बताया था कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कल या उसके पहले वाले लेक्चर में, नहीं इसमें नहीं बताया था, शायद जब डायगोनलाइजेबल बताया तब बताया था मैंने कि दोनों में डिफरेंस होता है। अगर अपने पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हो, तब जब मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं ना, तो सारे फैक्टर उसके अंदर आने चाहिए। लेकिन अगर एनालिटिक पॉलिनोमियल का यूज करते हैं तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब आएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे पॉसिबल है। क्लियर है। हाँ, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया होता ना, तब कौन कौन से आते हैं, एक तो x इंटू एक्स माइनस 1 और एक x² x माइनस 1, ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती। कब, जब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता, बट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एनालिटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है वो दोनों में डिफरेंस, ये मैंने डायगोनलाइजेबल के लेक्चर में ही बताया था कि दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है ये पॉइंट, कि जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है तब ये निकालते हैं हम लोग, लेकिन जब एनालिटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो इसमें से कुछ भी हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल। अब इसमें कह रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर डायगोनलाइजेबल होता तो ये पॉसिबिलिटी आती, बट कह रहा डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया तो सारे फैक्टर्स के लीनियर है, और लीनियर हो जाएगा तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, बट गिवन ही दिया है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी हट गया। अब ये अगर एनालिटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब a² 0 आ जाएगा, बट यहाँ से ये कह रहा है a² 0 भी नहीं है, तो ये भी हट गया। तो एक ही पॉसिबल बच रहा है कि ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको। मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक क्लियर, एक बार यस कर दो पहले कि मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी ये है x² इंटू एक्स माइनस 1। अभी तक हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज करके एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा, एक ब्लॉक बनेगा 2x2 ऑर्डर का, एक सिंगल ऑर्डर का और एक सिंगल ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। 2x2 ऑर्डर में क्या करना है, 0 0 और इसके ऊपर 1 0 और इसमें 1। अब एक बात बताओ, ये सब 0 आएंगे, 4x4 ऑर्डर का है, ये सब 0 आ जाएंगे, ये सब 0 आ जाएंगे, ये सब, ये मेरे पास मैट्रिक्स है।
अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्वेश्चन मार्क है कि इसमें क्या आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ये इतना समझ में आ गया, ये इतना तो बन गया। अब ये बचा है कि इसमें क्या लिखना है। ये यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले कि इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स बनेगा। यहां पे क्या होगा अपने को पता नहीं। एक 2x2 ऑर्डर का और एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा 4x4 है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया नहीं है, मिनिमल का यूज करके मैं यहां तक तो बना लिया, बट ये क्वेश्चन मार्क है कि यहां क्या आएगा। अब सुनो, अब इसका यूज करना है। कह रहा है कि ए का रैंक 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं या तो जीरो ले लूं या तो नॉन जीरो ले लूं। अगर मैं यहाँ पे नॉन जीरो ले लूंगा तो ये एक रो, ये एक रो और एक ये रो, ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब देखो, एक पिवट यहाँ पे आएगा, एक पिवट यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे और जीरो वाले को सबसे नीचे, तो इसका रैंक 3 आ जाएगा। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या करूं, इसको जीरो बना दूं। इसका मतलब और एक ब्लॉक बन गया 1 ऑर्डर का, और जिसपे डायगोनल एंट्री क्या आ रही है, जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि एक जो और इसका आइगन वैल्यू वो भी जीरो है। अगर एक आइगन वैल्यू जीरो और आ गया तो सी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जो भी मेरा मिनिमल है, मतलब एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। ये क्लियर? एक बार यस कर दो। और इसी का मतलब होता है एक्स इज टू 4 माइनस एक्स क्यूब। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया मेरे को, तो यहां से मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था कि इसका एक जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म ये आएगा, तो यहां से उसका एक जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म ये आ गया, और एक जॉर्डन जॉर्डन ब्लॉक बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, और एक जॉर्डन ब्लॉक ये है, और एक जॉर्डन ब्लॉक ये है। ये तीन इसके पास जॉर्डन ब्लॉक बन रहे हैं। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ये, और ऑप्शन में ये दिया है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है कि वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक ऑफ जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म इज दिस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में किसी को डाउट है कुछ? इसमें जितने कंडीशन दिए हैं ना, सबका यूज किया हम लोग ने पहले इसका भी यूज किया। इसका यूज इसके लिए किए कि मिनिमल पॉलिनोमियल को एलिमिनेट करने के लिए, इसका भी यूज किए मिनिमल पॉलिनोमियल को एलिमिनेट करने के लिए। तो पहले दो ऑप्शन में मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए इन दो गिवन का यूज किया हम लोग ने, और उसके बाद फिर अब ये यहाँ पे क्या एंट्री आएगा वो किससे डिसाइड हुआ, ये रैंक से। अगर रैंक नहीं गिवन होता ना तो यहाँ पे क्या रखते हैं ये अपने को पता नहीं चलता। यहाँ पे जीरो भी रख सकते थे, नॉन जीरो भी रख सकते थे, और यहाँ पे क्या आता कुछ पता नहीं, तब मुझे क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना पड़ता, वेयर अल्फा जीरो भी हो सकता है, अल्फा नॉन जीरो भी हो सकता है। तब इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे हम लोग। ये क्लियर है? तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, ये कैसे डिसाइड हुआ, बाय यूजिंग रैंक। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब अपने को मैट्रिक्स मिल गया एक तरीके से, क्योंकि हर मैट्रिक्स अपने जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म के सिमिलर होता है। तो जो बिहेवियर इसका होगा वही बिहेवियर ए का भी होगा। तो मतलब ये अपने पास एक मैट्रिक्स आ गया। ये इसको रब कर दूं मैं। फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्लियर? एक बार यस कर दो पहले। तो ये अपने पास मैट्रिक्स आ गया, एक यहाँ पे एंट्री बना रहा है और एक यहाँ पे, ये सब रफ कर देता हूँ। मतलब जो मेरा मैट्रिक्स है वो कुछ इसके सिमिलर है, इसके 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0। ये कह रहा है जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो जीरो के इक्वल आएगा। अगर ये इसके जीरो के इक्वल आ रहा है तो सब बिहेवियर सिमिलर में सेम होता है, तो मतलब इसका स्क्वायर करने पे भी जीरो आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आंसर आएगा, ये सेकंड पे नॉन जीरो है, बट ये जीरो आ गया, तो मतलब पहला एंट्री जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो 0 0 0, ठीक है। इसमें सारे जीरो है तो सेकेंड रो पूरा जीरो आएगा। इसमें थर्ड वाला एंट्री मतलब नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे तो जीरो, यहाँ पे करेंगे तब भी जीरो, यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे जीरो, और ये खुद ही जीरो है, तो इसका मतलब ये, बट ये तो नॉन जीरो आ गया। जबकि सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि ए स्क्वायर ए के इक्वल आएगा और ए जो है मेरा वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट ए स्क्वायर करने पे ए के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमेशा याद भी रखना है, अगर ए रेस टू ए एन प्लस वन ए एन है तो ए एन माइनस वन के इक्वल होगा, ये इंप्लाई नहीं करता है, बट ऐसे तो जाता है। अगर ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन माइनस वन है तो ए रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू ए रेस टू एन होगा। इन जनरल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाता है, बट सॉरी ये होगा, बट उल्टा नहीं होता। ठीक है, अगर ये होता ना तो अपने को क्वेश्चन में यही दिया होता, फिर तब ये नहीं देता। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर एग्जाम में नहीं भी करने आ रहा है ना तो इसको तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो कि यहां से यहां नहीं आ सकते, यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये होता ना तो ये एग्जाम में नहीं देता, क्वेश्चन में ये देता फिर। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है ना वो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि उसमें एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, और एग्जिस्टेंस में हमेशा प्रॉब्लम होता है कि या तो एक ढूंढो या तो फिर इसको प्रूव करोगे कि नहीं मिलेगा। और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है जब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब वो ये कह रहा है कि क्या कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट होगा कि ए बी तो उसका नॉन जीरो आ जाए, लेकिन ए बी स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर बी करने पे जीरो आ जाए। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको करेंगे कैसे। ए स्क्वायर क्या आ रहा था, अच्छा ए स्क्वायर में रफ कर दिया ना, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है ये आया था। अब एक ऐसा वेक्टर लेंगे हम लोग जो इस पे तो जीरो ना आए लेकिन इस पे जीरो आ जाए। अब ध्यान दो, मैं ये थर्ड पोजीशन को छोड़ के किसी पे भी नॉन जीरो लूं, ये हमेशा जीरो आएगा। सिर्फ इसको जीरो ले लो, यहाँ पे अपनी मर्जी है, इसको मल्टीप्लाई करो ये हमेशा जीरो आएगा, ये क्लियर है। मैं खाली ये थर्ड पोजीशन को जीरो ले लूं बस, ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये पूरा जीरो तो ये भी जीरो, ये पूरा जीरो तो जीरो, और ये मेरा जीरो आ गया, इसके लिए जीरो आ गया। मतलब इस पे चॉइस है ना, ये समझ में आया कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे जीरो ले लूँ ना तो बाकी पोजीशन पे चाहे जो भी लिखो ये हमेशा जीरो ही आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर को कुछ ऐसे चूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जीरो, और ये मेरे पास ऑप्शन है, मुझे कुछ इसी टाइप के लेना है, इस पे मेरी मर्जी नहीं, मैं कुछ भी डाल दूं ये हमेशा जीरो ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे जीरो रखना है। अब ध्यान दो, बट मुझे ए पे करने पे वो नॉन जीरो आना चाहिए। अब ए पे नॉन जीरो आने के लिए ये वाले पोजीशन पे तो मैं जीरो रख रहा हूँ, लेकिन ये जो सेकेंड पोजीशन है ना ये मैं नॉन जीरो कर दूं, लेकिन अगर मैं ये नॉन जीरो करूंगा तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस पे कोई भी नॉन जीरो नंबर दे लो। अब ये आंसर जो आएगा ये नॉन जीरो आएगा, बट ये जीरो आएगा। अब ये 1 लिखना है 1 लिखो, 2 लिखना है 2 लिखो, 3 लिखना है 3, बस यहाँ पे जीरो ले लो। ऐसा कोई भी वेक्टर जो इस पोजीशन पे जीरो हो और इस पोजीशन पे नॉन जीरो हो, इसमें अपने ऊपर फ्रीडम है, यहाँ पे जीरो लिखना है जीरो लिखो, नॉन जीरो लिखना है नॉन जीरो लिख लो। ये टाइप के वेक्टर ए बी करने पे नॉन जीरो आएंगे, बट ए स्क्वायर बी करने पे जीरो आएंगे। मतलब इस तरीके का एग्जिस्टेंस मिल रहा है, और एग्जाम में ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि इस टाइप का एग्जाम्पल ढूंढना। क्लियर है ये? और ये वॉर्न कर रहा हूं मैं, ये हमेशा याद रखना, अगर एनालिटिक पॉलिनोमियल दिया होगा और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं दोनों में डिफरेंस है। जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो मिनिमल में उसके सारे फैक्टर आने चाहिए, अगर एनालिटिक दिया है तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जॉर्डन कोलैनिकल फॉर्म के। तो अब रैंडमली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स
number such that omega cube is equal to 1, omega is not is equal to 1 if ए एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 देन which of the following statements are true। ए इज इन्वर्टिबल। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम में अगर कहीं पे भी, पेपर में बोल रहा हूँ, अगर कहीं ये लिखा है तो हमेशा याद रखना, हो सकता है उसके एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ आर लिखा है ना, तो हमेशा याद रखना उसका एक ऑप्शन तो पक्का करेक्ट नहीं होगा। तो कभी भी सिर्फ एक ऑप्शन पे कभी टिक मत कर दो, ठीक है। तो ए इज इन्वर्टिबल, क्योंकि जो लोग पेपर बनाते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट रहता है, मतलब उसका जो ग्रामर वगैरह रहता है ना वो डायरेक्ट आता है, तो वहां पे ना वो कभी भी इज आर नहीं लिखते अगर उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट हो तो। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। देयर एग्जिस्ट linearly independent vectors बोलो। सबका 2 3 आ रहा है, एक बार चेक करो। सबका सेकेंड थर्ड ऑप्शन आ रहा है, एक बार बताओ। बोलो जल्दी। वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, चलो ध्यान दो। कह रहा है ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा का प्रॉपर्टी यूज करना है, जो भी 3 4 प्रॉपर्टी है उसकी। जब भी मैट्रिक्स दिया हो ना, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही जाना चाहिए कि उसका रैंक क्या है। डिटरमिनेंट तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते रैंक, और उसका रो का सम करने पे वो सेम आ रहा है या नहीं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो मैट्रिक्स को देख के यही करो। देखो, जब भी कोई मैट्रिक्स दिखता है ना, सबसे पहले तो उसका टाइप पहचानो, ठीक है। अगर टाइप मिल गया तब तो अच्छी बात है। सबसे पहला काम तो ये करो, कोई भी मैट्रिक्स दिखे उसका टाइप देखो, वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, और एक बार टाइप पता चल गया तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एम तो ये। लेकिन अगर टाइप नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो फिर ये देखो कि क्या उसका सम करने पे कहीं सेम तो नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, एक तो उसका आइगन वैल्यू पता चल जाता है, और खासकर आइगन वैल्यू के क्वेश्चन में तो ये देखना ही। पहली बात तो ये देखो, ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में भी कैसा, हर्मिशियन होगा। सिमेट्रिक नहीं बोल सकते इसको क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है, तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग हर्मिशियन की बात करते हैं। तो अगर कहीं पे डायगोनलाइजेबल दिया होता ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं पे अगर ये सिमेट्रिक हर्मिशियन है कि नहीं, पहले ये बताओ। हम्म, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यस या नो। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब कुछ हर्मिशियन है ये। ठीक है, वो करना तुम लोग ध्यान पे। अगर इसका सम करूंगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर, ये जीरो आता है नॉन जीरो आता है वो बात की बात है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो, बट फिर भी पता सेम ही आ रहा है ना सम करने पे। इसमें ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर, इसका एक आइगन वैल्यू ये होगा। अब अगर प्रॉपर्टी पता है तो इसका मतलब ये जीरो होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा -1 इज इक्वल टू जीरो, तो इसका एक फैक्टर ये आ जाएगा। बट ये तो 1 हो नहीं सकता, गिवन है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर नहीं भी पता है तो जो गिवन दिया है उसी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एक आइगन वैल्यू जीरो है, तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। इसका ये एलिमिनेट हो गया, ये करेक्ट आ गया। रैंक के लिए क्या करेंगे, अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो गया ना, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक आइगन वैल्यू जीरो है तो 3 तो नहीं हो सकता। अब 2 होगा या तो 1 होगा, 1 तो रहेगा ही। क्यों, क्योंकि इसके पास नॉन जीरो है। अब बचा 2, मतलब जीरो तो नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बचे, या तो 2 या तो 1। अब 2 के लिए क्या करना है, एक ऐसा माइनर ढूंढो जो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ये तो नॉन जीरो होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ तो आएगा, ये नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। अगर ये इक्वल आ गया, जो कि इक्वल नहीं होता, तीनों डिस्टिंक्ट आते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। किधर गया, तो ये सॉरी, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका रैंक क्या आ रहा है 2। एक माइनर मिल गया अपने पास 2 ऑर्डर का, वो भी कैसा, नॉन जीरो। इसका मतलब मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2। अब बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट आना चाहिए, किसी मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2। नलिटी कैसे निकालते, इसका नलिटी कितना होगा। अगर मैं इसका नलिटी कैलकुलेट करूं, तो रैंक ऑफ ए माइनस, सॉरी, 3 माइनस रैंक ऑफ ए। अगर जब मैं रैंक निकाल रहा हूं इसका, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके नलिटी में कितने वेक्टर आएंगे, सिर्फ एक ही वेक्टर आएंगे। ये डेफिनेशन किसका है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, दो वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, बी डब्ल्यू।
ये ए है क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा ना। टी वी भी जीरो पे जा रहा है, टी डब्ल्यू भी जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब उसके नलिटी के पास दो वेक्टर है, लेकिन इसके नलिटी के पास कितने वेक्टर हो सकते हैं, एक वेक्टर हो सकते हैं। अपने को पता है कि जो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होती है वही सेम प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। इसका मतलब यही है ना कि इसके नलिटी में कितने वेक्टर जा रहे हैं, दो वेक्टर जा रहे हैं, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। इसकी नलिटी में सिर्फ कितने वेक्टर जाएंगे, एक ही वेक्टर जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्लियर हुआ सबको? एक बार यस कर दो पहले। हम्म, ऐसे क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगते, फटाफट पता चलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा नहीं। समझ में आया फोर्थ ऑप्शन? फर्स्ट थर्ड तो बहुत सिंपल था, सेकेंड खाली रैंक चेक करना था, और फोर्थ ऑप्शन में एक कॉन्सेप्ट यूज करना था कि ये एक्चुअल में नलिटी की बात कर रहा है। जैसे लिखते हैं टी ऑफ एक्स या ए ऑफ एक्स, दोनों का मतलब सेम होता है। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो वेक्टर उसके नलिटी में जा रहा है। ठीक है, यस करो एक बार। क्लियर है फोर्थ ऑप्शन? तो सिर्फ सेकेंड थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। समझ में आया ये? हेलो, यस या नो कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है ना मेरी?
हेलो, आया आंसर? हम्म। हेलो।